ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग इनिशियली कि लेट्स सपोज वी हैव अ सर्किट समथिंग लाइक दिस। इस किस्म के सर्किट में हमारे पास देखें, हमारे पास लेट्स स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स व्हाट वी हैव इन दिस गिवन सर्किट। वी हैव अ वोल्टेज सोर्स वी नॉट हियर, वी हैव रेजिस्टर R1, वी हैव रेजिस्टर R2। तो अब बेसिकली हमारे पास इस सर्किट में तीन कंपोनेंट्स हैं, एक वोल्टेज सोर्स है और दो रेजिस्टेंस है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। फिर हम सर्किट को अगर एनालाइज करें तो इट सीम्स लाइक अ सीरीज सर्किट, एक बेसिक सीरीज सर्किट है। और इस सीरीज सर्किट में अगर हम देखें तो हमारे पास नोड्स कितने हैं? क्या आप इस सर्किट में नोड कर सकते हैं आइडेंटिफाई? इस सर्किट में कितने नोड हैं? एनीवन? क्या कोई बता सकता है इस सर्किट में कितने नोड हैं? जरा गौर करें। और आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वही मैं बताऊंगा आपको। जी। दो। दो एक नोड। देखें, ये पहले आप नोड की डेफिनेशन याद करें। नोड का डेफिनेशन क्या था? नोड के डेफिनेशन के मुताबिक एक ऐसा पॉइंट, ऐसा। शाह, आप क्या कह रहे हैं? आप तीन कह रहे हैं। अच्छा, तो चले अभी देख लेते हैं। अब हमारे पास तीन ऑप्शन आ गए, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो अ, अब कंफर्म ये करना है कि ये कि करेक्ट आंसर क्या है। तो इफ यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग फ्रॉम द लेक्चर, हमारे पास जो ऑप्शंस थे ना, कि एक तो मैंने बताया था कि नोड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो नोड इज अ प्लेस वेयर ब्रांचेस आर कनेक्टेड। अब कितनी ब्रांचेस होती हैं? मिनिमम दो ब्रांचेस होंगी जहां पे जिस पॉइंट पे ज्वाइन होती हैं, उससे हम नोड डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो नोड डेफिनेशन का तरीका ये होता है कि आप इस पूरे सर्किट के अंदर ये वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लें जहां पर नोड्स आपको नजर आएंगे। और वहां पे नोड्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कि वहां पे एटलीस्ट दो सर्किट एलिमेंट्स आगे ज्वाइन हो रहे हो, टू सर्किट्स। अच्छा, इस सर्किट को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, आप में से अगर कोई अपने पास इसको ड्रॉ कर ले या कोई कहता है, तो मैं उसको ये परमिशन दे देता हूँ कि वो ड्रॉ करके हमें ये बताए कि इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं थोड़ा सा, टू मेक इट लिटिल बिट इजियर टू अंडरस्टैंड। अभी इसमें तो एक एक तरह से सर्किट बनाया हुआ है, यानी सर्किट तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सी इसको हम रीड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास एक, लेट सपोज इस तरह की एक, ये मैं लेता हूँ एक वोल्टेज सोर्स ले ली मैंने लाइक दिस। ठीक है, सॉरी वोल्टेज सोर्स बिगड़ गई है। और मैंने इस तरह से एक रजिस्टर बना दिया यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि दो रजिस्टर है हमारे पास, और एक रजिस्टर मैंने इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे लाके यहाँ यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक और रजिस्टर है। और यूं मैंने इसको जाकर वापस यहाँ से वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया। तो देखें, दिस इज एट दिस बोथ ऑफ दीज सर्किट्स आर द सेम। सिर्फ मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ क्या किया, इसको जरा जो ड्रॉ करने का तरीका था, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से ड्रॉ कर लिया। हालांकि इसमें और इस दोनों सर्किट के एलिमेंट्स अभी भी सेम है, एक वोल्टेज और दो रजिस्टर, यहाँ भी यही है। बस मैंने इसको थोड़ा इस तरह ड्रॉ कर लिया अपने तरीके। आप इसको और तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जिस तरह भी आप ड्रॉ करेंगे, इस सर्किट का जो कॉन्फ़िगरेशन है और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड नॉट गेट चेंज्ड। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है कि ये टोटल एलिमेंट्स और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, इन्होंने ऐसे ड्रॉ किया, आप इसको किसी और तरीके ड्रॉ कर ले। आप हो सकता है एक रजिस्टर ऊपर ना लगाए, इधर नीचे लगा दें। कि आपने आपने ऐसे कर लिया, फॉर एग्जांपल ये रजिस्टर यहाँ ही रहने दिया कि एक रजिस्टर यहाँ है इसके, ठीक है, और एक रजिस्टर आपने यहाँ ऐड कर दिया, बजाय ऊपर ऐड करने का आपने यहाँ ऐड कर दिया। तो देखिए, अभी भी बात तो वही रहेगी ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्किट को आप कहाँ, रजिस्टर को आप कहाँ प्लेस कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो वही है जो एक्चुअल सर्किट में थे, और सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन भी वही है जो कि यहाँ गिवन थी। तो अब ये हो या ये हो, इट ऑल दे ऑल मीन द सेम थिंग। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको आसानी हो जाएगी टू एनालाइज। हो सकता है इसमें आपको प्रॉब्लम लग रही हो। अच्छा, अब यहाँ से इससे इसके मुकाबले में इन दोनों को अगर आप गौर से देखेंगे, तो शायद यहाँ पर आपके लिए आसान होगा टू आइडेंटिफाई नोड्स। ठीक है, तो अब अगर आप अपनी रिकॉल करें मेमोरी को कि नोड की डेफिनेशन में क्या पड़ी थी, तो इस सर्किट में देखें, हमने देखना ये है कि ब्रांचेस कितनी है या सर्किट एलिमेंट्स कितने हैं, और वो कहाँ कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम लेफ्ट साइड। फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज सोर्स जो है, इस ये ज्वाइन हो रहा है इस पॉइंट में। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ दिस इज पॉइंट, लेट्स सपोज आई से दिस इज पॉइंट ए हियर। ठीक है, ये पॉइंट ए है।
इस पॉइंट पे आके ये वोल्टेज सोर्स और ये आके ज्वाइन हो रही है। तो देखिए एक नोड तो यहाँ बन जाता है इस पॉइंट पे, ये वाला कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर। उसके बाद सेकंड पॉइंट इज हेयर, क्योंकि यहाँ पर ये रजिस्टर, इसको मैं कहता हूँ लेट्स सपोज आर, ये R1 है, दिस इज R1, ठीक है, एंड दिस इज R2, जैसे इसने हमें सर्किट में लिख के दिया हुआ है, दिस इज R2। तो इन दोनों का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वो यहाँ पर है, ये दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ज्वाइन हो रहे हैं हेयर, इस कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर पे। तो वी से लाइक इट, इसे हम कहते हैं दिस इज फॉर एग्जांपल टर्मिनल या पॉइंट कहते हैं बी है, ये बी पॉइंट है। इसके अलावा नीचे देखें तो इस पॉइंट हमें ये जो हमारी वोल्टेज सोर्स है और R2 भी तो यहाँ पे नीचे से वायर से ज्वाइन हो रहे हैं। तो इस ये तो पूरी एक सिंगल वायर है ना, एक्चुअली तो ये एक सिंगल, अब हम इसको एज अ सिंगल डॉट भी बना सकते हैं और इससे दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे देखें तो ये दोनों नीचे ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये भी एक नोड ही है यहाँ पे। इसको मैं अगर ऐसे कर दूं फॉर एग्जांपल, तो दिस इज अनदर नोड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने रिकॉल की अपनी मेमोरी को, बिकॉज ऑफ द, टू रिमाइंड अस द व्हाट वाज द डेफिनेशन फॉर द नोड वी स्टडीड बिफोर, उसको देखते हुए यहाँ पर हमने उसी प्रिंसिपल को अप्लाई किया एंड वी फाउंड दैट देयर आर थ्री नोड्स, और ये ऐसा ही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने अभी आपको केसीएल का प्रिंसिपल बताया था। केसीएल के प्रिंसिपल के मुताबिक नोड्स इज अ पॉइंट वेयर यूजुअली करंट गेट्स स्प्लिटेड, ठीक है। अब वो करंट स्प्लिट तो होता है, लेकिन उसकी भी मैंने आपको शर्त बताई थी कि करंट स्प्लिट होने के लिए शर्त ये है कि उस नोड के ऊपर एटलीस्ट तीन ब्रांचेस कनेक्टेड होंगी। अगर दो ब्रांचेस कनेक्टेड है फिर वहां करंट स्प्लिट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास एक सिंगल पैसेज होगा टू प्रोसीड, ठीक है, टू मूव फॉरवर्ड। तो इसलिए हमारे पास नोड के ऊपर एटलीस्ट तीन ब्रांचेस कनेक्टेड होंगी ही तभी करंट स्प्लिट हो सकता है, अदरवाइज करंट स्प्लिट नहीं होगा। अब इस केस में देख लें, जो भी करंट इस सोर्स से आएगा वो अगर जैसे नोड ए पे पहुंचेगा ना, तो उसके पास आगे प्रोसीड करेगा, सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है टुवर्ड्स द राइट, राइट साइड, ठीक है। वो यहाँ राइट साइड में चला जाएगा। या अगर मैं यहाँ से इसको दिखाऊं, ये वाला जो करंट आपको नजर आ रहा है, तो जो करंट भी इस सोर्स से आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से करंट आया लाइक दिस, और फिर उसके बाद एक ही रास्ता है, वो यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर इट विल कम डाउनवर्ड्स, वो फ्लो करेगा, यहाँ से नीचे जाएगा डाउनवर्ड, फिर इट विल कम बैक टू द सोर्स लाइक दिस। ये होगी करंट की डायरेक्शन, पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन, जो कि हमें ऊपर आई से बताई गई है। तो देखें इस सर्किट में करंट कहीं पर भी स्प्लिट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास हर नोड पे एट मोस्ट टू ब्रांचेस कनेक्टेड है, ठीक है। और इसलिए जहां दो ब्रांचेस इन्वॉल्व होती हैं एक नोड के ऊपर, वहां करंट स्प्लिट नहीं होता। इसलिए ये एक सिंपल सीरीज सर्किट है, और सीरीज सर्किट में जो करंट फ्लो करता है इट विल रिमेन द सेम, इट विल बी सेम फॉर ऑल द सर्किट एलिमेंट्स, चाहे वो R1 हो चाहे R2। तो आप इसका करंट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन खैर मैं तो करंट की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा था वोल्टेज की। तो अब मैं बता दूं केवीएल का प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है। केवीएल का प्रिंसिपल ये कहता है कि वो कहता है कि किसी भी लूप, अब देखें इस सर्किट में लूप कितने चले ये बताएं आप। अब लूप की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी हुई है, लूप क्या होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको आसानी के लिए रीड्रॉ कर लें, ठीक है। इसमें लूप कितने हैं कोई बताएगा, एनीवन? जी, हसन अख्तर कह रहे हैं कि देयर इज ओनली वन लूप इन दिस सर्किट। ओके, एनीवन एल्स, कोई और बता सकता है कि, शहाब भी कह रहे हैं वन, वेरी नाइस, ठीक है। और कोई? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द लूप, आप इसमें लूप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप चेक कर लें, लूप की डेफिनेशन पढ़ लें और यहाँ पे चेक कर लें। तो यस, देयर इज ओनली वन लूप इन दिस सर्किट। उसकी उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि आपने अगर किसी एक पॉइंट से इसको, अब जब आप इसमें करंट का फ्लो चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है लूप की। तो लेट सपोज अगर मैं टॉप से स्टार्ट कर दूं, यहाँ से इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूं, लेट सपोज मैंने कहा, क्योंकि देखें R1 और V की इस पॉइंट पे ज्वाइनिंग है, ये ऊपर कंप्लीट ये वायर है, तो ये एक नोड है एक्चुअली। तो यहाँ से अगर मैं करंट स्टार्ट कर दूं, तो ये एक नोड से मैं, एक नोड पे मैंने स्टार्ट किया, नाउ आई वेंट टू दिस पॉइंट ए। अब पॉइंट ए इज अनदर नोड, मैं दूसरे नोड पर आ गया हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं चला गया नीचे, R2 को मैंने क्रॉस किया और नाउ आई एम एट द थर्ड नोड। क्योंकि थर्ड नोड इसलिए क्योंकि इस पॉइंट पे आके R2 और V0 कनेक्टेड आपस में, तो ये तीसरा नोड है, ठीक है। और मैं फिर यहाँ से वापस ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पे वापस ऊपर आ गया, ये इस पॉइंट पे आ गया। तो देखिए कहने का मकसद ये कि एक तो पहला
कंडीशन लूप की होती है कि मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, तो मेरा स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम था। मैंने इन दोनों के जॉइनिंग पॉइंट से स्टार्ट किया था, वी नॉट और आर के जॉइनिंग पॉइंट से स्टार्ट किया था। फिर मैं गया इस पॉइंट पे जहाँ पे R1 और R2 ज्वाइन हो रहे थे, जैसे आप ए लिख रहे हैं यहाँ पे, ये एक अनदर नोड है। उसके बाद मैं नीचे गया तो यहाँ पे भी एक नोड मुझे मिला जो कि R2 और V नोड की ज्वाइनिंग पॉइंट था, एंड देन आई गॉट बैक टू द इनिशियल पॉइंट। तो इसमें जो लूप की डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई भी हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नोड था वो ट्वाइस रिपीट नहीं हुआ, ना ए रिपीट हुआ, और लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरा नीचे वाला पॉइंट जिसको मैं कहता हूँ दिस इज फॉर एग्जांपल बी, ना मैं बी को मैंने ट्वाइस रिपीट किया, ना मैंने ए को ट्वाइस रिपीट किया, और मैं अपने इनिशियल पॉइंट पे रिटर्न कर गया। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दिस इज बेसिकली अ लूप, एंड देयर इज ओनली वन लूप इन दिस सर्किट। क्योंकि अगर कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करता, यहाँ स्टार्ट करता हूँ, तो जहां से भी आप स्टार्ट करें, किसी नोड से स्टार्ट करेंगे, इवेंचुअली लूप तो एक ही बनेगा, इसमें मल्टीपल लूप तो नहीं बन सकते। तो यस, यू आर राइट। तो इसमें एक ही लूप है हमारे पास जो आपको नजर आ रहा है। अच्छा, ये जब आप लूप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम इस लूप के अराउंड लिखते हैं केवीएल की इक्वेशन। अच्छा, केवीएल इक्वेशन लिखने का तरीका ये होता है कि एक तो आप देखते हैं कि उस सर्किट में करंट की, उस लूप में सॉरी, करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्या है। देखें, यूजुअली हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं, लेकिन जो हम किताबों में, जो थ्योरी में हम करंट पढ़ते हैं ना, वो हम पढ़ते हैं पॉजिटिव करंट, या जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। ये आपने जहन में रखना है कि जो थ्योरी में हम जो मतलब कि जो हम पेपर किताबों में पढ़ते हैं करंट के बारे में मोस्टली, और जो हम प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसमें हम पॉजिटिव करंट को जहन में रख के करते हैं। और पॉजिटिव करंट का मतलब होता है कि ऐसा करंट जो बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट होता है या लीव करता है, और दोबारा रिटर्न कर टू द नेगेटिव, यानी कि ऐसे फ्लो करता है लाइक दिस, इस तरह से नीचे जाएगा, ठीक है, और देन कम बैक दिस वे, ऊपर दोबारा ऐसे फ्लो करता रहेगा कंटिन्यूस आई। इसे हम कह रहे हैं, जो ऊपर लिखा भी हुआ है हमारे पास, ठीक है। सॉरी, आई गेस कोई इंटरनेट इशू इसमें हुआ है अभी, जिसकी वजह से ये अचानक से ये क्लोज हो गया खुद ही। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने नोट किया है कि इवन कि जब ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट इन अ वे कि जब सॉफ्टवेयर ट्राइज टू रिकनेक्ट इटसेल्फ, मीनवाइल इसकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। अभी मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग इसकी चल रही है। तो एनीवेज, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हम इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम वेयर वी वर लास्ट टाइम। तो मैं आपको असल में समझाने के जो पॉइंट बता रहा था वो ये था। इस सर्किट की हम बात कर रहे थे, और इस सर्किट में एक्चुअली बस अब हमें केवीएल इक्वेशन लगाना सीखनी है कि इसमें केवीएल अप्लाई कैसे करते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि पहले आप देखते हैं कि करंट की जो फ्लो है, इस लूप में करंट का फ्लो जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, और वंस यू नो द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट, देन उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कितने उस लूप में कितने सर्किट एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, और उन एलिमेंट से जो करंट फ्लो कर रहा है उस वो कैसे फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब ये इसमें क्या मतलब कि ये क्या बात है कि कैसे फ्लो कर रहा है। तो फ्लो करने का मतलब ये होता है कि एक तो पहले आप करंट की डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं। अच्छा देखें, स्पेसिफाई आप तब करेंगे अगर ऑलरेडी स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन अगर आपको करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है, फिर आप उसको चेंज नहीं करेंगे। ये आपने जहन में रखना है कि अभी जैसे हमारे पास इसमें तो हमें करंट की डायरेक्शन एक तरह से गिवन ही है, कि ऊपर वो बता रहे हैं करंट यूं फ्लो कर रहा है, और वैसे भी इस सर्किट में करंट यूं ही फ्लो करेगा, क्योंकि मैं जो आपको अभी पॉजिटिव करंट फ्लो की बता रहा था डिस्क्रिप्शन, वो ये है कि करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स। तो इसका मतलब ये होगा कि करंट की इसमें जो डायरेक्शन होगी वो होगी समथिंग लाइक दिस, और हम जनरली इसको लूप में लिख बनाते हैं, ऐसे ना सर्किल बना के यूं करते हैं, और आखिर में उसका एक एरो लगा देते हैं, इससे हमें बताते हैं कि ये करंट की फ्लो की डायरेक्शन होगी, यानी इस तरह वो इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा होगा, और दिस विल बी आई। अच्छा, जब हम हमें करंट की डायरेक्शन पता लग जाती है कि करंट इस तरह फ्लो करेगा, फिर हम देखते हैं कि देन वी सी द पोलैरिटीज अक्रॉस सर्किट एलिमेंट्स। पोलैरिटीज का मतलब होता है जैसे इस वोल्टेज सोर्स जो हमें गिवन है, इसकी दो पोलैरिटीज लिखी हुई है, ऊपर पॉजिटिव लिखी हुई है, नीचे नेगेटिव है, ठीक है। ये तो एक वोल्टेज सोर्स है, इसकी पोलैरिटीज फिक्स होती है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो ऑलरेडी गिवन भी होती है और नॉन भी होती है। और आपको याद रखना है कि वोल्टेज सोर्स की जो बड़ी वाली प्लेट होती है ना, वर्टिकल जो आपको नजर आ रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेट ये वाली लाइक दिस, इसको यूजुअली हम जिस साइड पे ये होती है ना उसे हम लिखते हैं पॉजिटिव, और इसकी अदर साइड जो स्मॉल प्लेट होती है, आप देखें यहाँ पे स्मॉल प्लेट है डाउन साइड पे, तो इसे हम लिखते हैं नेगेटिव। अगर ये उल्टी होती
कि ये फॉर एग्जांपल ये स्मॉल वाली प्लेट ऊपर होती है और ये कैपिटल वाली प्लेट या लार्जर प्लेट नीचे होती है, फिर ये पोलैरिटीज ऊपर चली ऊपर मतलब फ्लिप हो जाती है, ऊपर माइनस होता है और नीचे प्लस होता है, ठीक है। अच्छा ये तो खैर वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी तो यूजुअली गिवन होती है और नोन होती है, बट व्हाट अबाउट द पोलैरिटी अबाउट रेजिस्टर्स, क्योंकि जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा ना इन रेजिस्टर से, तो नेचुरली इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, यानी वोल्टेज डेवलप होंगे, जिसे हम लिटरेचर में कहते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, या आप अक्सर पढ़ेंगे किताबों में, तो वहाँ यही लिखा होता है कि वोल्टेज ड्रॉप। तो जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा इस रेजिस्टर से ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज स्टैब्लिश हो जाएंगे इस रेजिस्टर के अक्रॉस। अच्छा अब जब वोल्टेज स्टैब्लिश हो जाएंगे, तो रेजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज की पोलैरिटी बन जाती है। तो वो पोलैरिटीज हम कैसे साइन करते हैं, एक चीज होती है उसे कहते हैं, ये जो लिखा ना साइन कन्वेंशन, एक होती है उसे कहते हैं पैसिव साइन कन्वेंशन। यानी साइन कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि आपके साइन जो होता है ऑफ ईच वोल्टेज इज द पोलैरिटी ऑफ द टर्मिनल फर्स्ट एनकाउंटर्ड ट्रैवलिंग अराउंड द लूप। इसका मतलब ये होता है, ये जो कन्वेंशन है इस ये कहता है ये कि जिस टर्मिनल पे रेजिस्टर के जिस टर्मिनल के ऊपर करंट पहले जाके हिट करेगा, या जहां से वो एंटर होगा उस टर्मिनल, जिस टर्मिनल से रेजिस्टर के, उससे हम असाइन करेंगे पॉजिटिव, लाइक दिस, ठीक है। यानी रेजिस्टर के जिस टर्मिनल के ऊपर करंट आके एंटर होगा, यानी जो एंटरिंग पॉइंट बनेगा करंट के लिए फॉर द रेजिस्टर टर्मिनल, उसे हम लिखेंगे पॉजिटिव, तो डेफिनेटली उसका जो दूसरा टर्मिनल होगा वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगा। तो दिस इज द पैसिव साइन कन्वेंशन। अब जो मैंने आपको बात बताई है, अगर आप अब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए ये कहना क्या चाह रहा है, कि द साइन ऑफ ईच वोल्टेज, जो साइन होता है इस वोल्टेज का, इज द पोलैरिटी होती है ऑफ द टर्मिनल फर्स्ट एनकाउंटर्ड इन ट्रेवलिंग अराउंड द लूप। थोड़ी सी ये स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है, इसमें कंप्लीट मतलब बात नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आपको कंप्लीट बात बता ये रहा हूँ कि ये जो पोलैरिटी असाइन की जाती है अक्रॉस रजिस्टर्स, ये बेसिकली इसे हम कहते हैं पैसिव साइन कन्वेंशन। और इसका मतलब ये होता है कि यू बेसिकली कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो रजिस्टर के जिस टर्मिनल पे वो स्ट्रेट अवे पहले एंटर होगा उसे आप पॉजिटिव लिखेंगे, और दूसरा टर्मिनल ऑटोमेटिकली उसका नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। सेम फॉर दिस रजिस्टर, क्योंकि देखिए इस R2 के ऊपर भी सबसे पहले करंट इसके अपर टर्मिनल पर आएगा, यानी ऊपर वाले टर्मिनल पर हिट करेगा और फिर दूसरे टर्मिनल से वो लीव होगा। तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे, इसका अपर टर्मिनल लिखेंगे पॉजिटिव, ठीक है, दिस विल बी अ पॉजिटिव वोल्टेज यानी पोलैरिटी बनेगी, और दिस विल बी अ नेगेटिव पोलैरिटी बनेगी। पोलैरिटीज बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि पोलैरिटीज के बेसिस पर ही हम वोल्टेज को पॉजिटिव या नेगेटिव असाइन करेंगे। अब वो कैसे असाइन करें वो मैं आपको बताता हूँ। तो सब पहला स्टेप याद रखें, फर्स्ट स्टेप, यू बेसिकली स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट इफ इट इज नॉट गिवन। और उसके लिए मैंने बताया था आसान तरीका होता है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही आप ऑफ करंट फ्लो करवाते हैं। ये पॉजिटिव करंट की या कन्वेंशन करंट की का तरीकाकार ये है। उसके बाद जब आप करंट की डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लेते हैं, देन सेकेंडली यू स्पेसिफाई द पोलैरिटीज अक्रॉस द रेजिस्टर्स, क्योंकि अगर वो नहीं गिवन, अगर तो गिवन है उसे आप चेंज नहीं करेंगे, ये आपने ज़हन में रखना है। whatever is given already, you are not supposed to change that, but if it is not given, तो then you have this flexibility कि तो आप उसको पोलैरिटी असाइन करेंगे, और उसके लिए आप ये पैसिव साइन कन्वेंशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिस टर्मिनल में करंट एंटर होगा उसे पॉजिटिव, और उसका डेफिनेटली जो अदर पॉजिटिव नेगेटिव जो टर्मिनल हो जाएगा वो नेगेटिव बन जाएगा, एंड सेम फॉर द अदर रेजिस्टर्स। तो ये आपने फ्लो की डायरेक्शन के ऊपर देखना। अच्छा ये हो गया सेकंड स्टेप, ठीक है। अब थर्ड स्टेप होता है राइटिंग द केवीएल इक्वेशन। केवीएल इक्वेशन वही होती है जैसे आपने केसीएल की इक्वेशन लिखी है करंट की फॉर्म में, अब आप यहाँ वोल्टेजेस को लिखेंगे, वोल्टेजेस को विद द रिस्पेक्टिव पोलैरिटीज के पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अच्छा जैसे नोड पे हमने डिसाइड किया था कि नोड के ऊपर जितने करंट एंटर होते हैं या लीव होते हैं उनको आप एक साइन असाइन करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो आपने ये फैसला किया था कि अगर किसी नोड के ऊपर फॉर एग्जांपल एक करंट एंटर हो रहा है लाइक दिस, अगर करंट एंटर हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे फॉर एग्जांपल हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव। तो डेफिनेटली अगर कोई करंट यहाँ से लीव करेगा तो उससे हमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। या अगर आपने डिसाइड किया कि इसको हम नेगेटिव लिखेंगे तो डेफिनेटली आप लीविंग वाले को फिर पॉजिटिव लिखेंगे, ये आपके ऊपर है। सेम अप्लाइज हियर, यहाँ साइन असाइन किए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कि वो पहले जाके किस टर्मिनल पे हिट करता है किसी भी एलिमेंट के। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं देखूं इस R1 को, और दो के हमने ये पोलैरिटी खुद असाइन की है, लेकिन फिर भी जब आप वोल्टेज की वैल्यू लिखेंगे ना तो आप देखेंगे कि करंट जो है पहले किस टर्मिनल पे एंटर होता है। अगर पॉजिटिव एंटर होकर नेगेटिव से लीव कर रहे हैं तो दिस इज वन सिचुएशन, और इसी तरह से इस
रेजिस्टर्स पे भी वो पॉजिटिव पे एंटर होकर नेगेटिव से लीव करेगा, तो दिस इज द सेम सिचुएशन। लेकिन अगर आप इस वोल्टेज सोर्स को देखें, तो चूंकि करंट घूम रहा है क्लॉकवाइज में, तो इसके केस में सिचुएशन डिफरेंट है। इस केस में हम देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करके बल्कि नेगेटिव पे हिट एंटर होता है। यानी वोल्टेज सोर्स के केस में जो हमने करंट की डायरेक्शन स्पेसिफाई की हुई है, वो इसके केस में नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर होता है और पॉजिटिव से लीव करता है। जबकि इन दोनों के केस में वो पॉजिटिव टर्मिनल पर एंटर होके नेगेटिव से लीव कर रहा है। तो ये हमने देखना होता है कि कोई भी सर्किट एलिमेंट जो हम जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर हमने देखना ये होगा कि वो कौन से उसने टर्मिनल पे एंटर किया, पॉजिटिव या नेगेटिव एंटर किया, और कौन से लीव करेगा। तो इस बेसिस पे हम असाइन करते हैं साइन टू द वोल्टेज कि वो माइनस होगा या प्लस होगा। अब अगेन यहाँ पर भी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर होकर नेगेटिव से लीव करेगा किसी भी सर्किट एलिमेंट के, तो उससे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल पॉजिटिव या नेगेटिव लिखूंगा। तो जहां जहां केस इससे अपोजिट होगा, जैसे इसमें अपोजिट होगा वोल्टेज सोर्स में, तो यहाँ आप लिखेंगे उसको अपोजिट पोलैरिटी के साथ विद दिस इन कंपैरिजन टू दिस पोलैरिटी वोल्टेज, ठीक है here। तो अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमने सपोज किया कि अगर करंट नेगेटिव पे एंटर होकर पॉजिटिव से लीव करेगा टर्मिनल वोल्टेज सोर्स के या किसी भी एलिमेंट के, हम उसे लिखेंगे नेगेटिव। जैसे मैं इसको इस वाली एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पर हियर। तो अगर मैंने ये सपोज कर लिया कि अगर करंट नेगेटिव पे एंटर होता है एलिमेंट के और पॉजिटिव से लीव करता है, तो उसको मैं नेगेटिव लिखूंगा। तो डेफिनेटली अगर कहीं पे केस इसका अपोजिट मिलेगा, यानी अपोजिट केस क्या मिलेगा, जो रेजिस्टर पे मिल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव पे एंटर होकर नेगेटिव से लीव कर रहा है, तो इससे मुझे इस वाले के से अपोजिट साइन सा लिखना होगा। तो यहाँ मैंने लिखा था कि माइनस V0, और ये मैंने लिखा प्लस V1, और V2 को भी मैंने प्लस V2 ही लिखा क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव एंटर होके नेगेटिव से लीव कर रहा है। चूंकि इन दोनों का केस सेम है, इन दोनों के पोलैरिटीज का सेम चक्कर है, क्योंकि हमने असाइन की थी, और करंट का फ्लो जो है इन दोनों से वो ऐसे ही हो रहा है, पॉजिटिव एंटर होकर नेगेटिव लीव कर रहा है, इसमें पॉजिटिव एंटर होकर नेगेटिव लिख रहा है। इसलिए इन दोनों वोल्टेज को आपने सेम साइन के साथ लिखा, लेकिन इसका केस डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पे वो एंटर होता है और पॉजिटिव से वो लीव करता है, इसलिए आपने इसको लिखा नेगेटिव साइन के साथ। अब देखें, ये बेसिकली पॉसिबिलिटी तो आपने डिसाइड कर ली, ये वाली साइंस की। आप चाहें तो आप इसको चेंज कर दें। चेंज कैसे कर दें? आप कहें नहीं कि भाई मैं ऐसा करता हूँ कि जो नेगेटिव पे एंटर होकर पॉजिटिव से लीव करेगा उसे मैं लिखूंगा पॉजिटिव, और अगर कोई पॉजिटिव पे एंटर होकर नेगेटिव से लीव करेगा तो उसे मैं लिखूंगा नेगेटिव। तो ये आपकी चॉइस है। तो देखें, जैसे इसने यहाँ नीचे कर दिया है, कि इसने क्या किया कि इन दोनों को नेगेटिव में लिख दिया, V2 और V1 को, और V0 को पॉजिटिव में लिख दिया। तो ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। लेकिन दोनों केसेस में आप देख लेंगे एंड इक्वेशन यही बनेगी जो डॉन नीचे आपको नजर आ रही है हेयर, दिस वन। आखिर में इक्वेशन ये ही बनेगी, दोनों में से आप कोई भी पॉसिबिलिटी चूज कर लेंगे, ये आखिर में रिजल्ट यही आएगा कि V0 बराबर होगा V1 प्लस V2, एंड दिस इज द लॉ ऑफ द KVL। ये KVL का लॉ है कि जाहिर बात है जितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे सर्किट के अंदर, उन तमाम का अगर आप सम लेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज, जो कि थ्योरेटिकली और लॉजिकली करेक्ट है, क्योंकि आपके पास जो सोर्स वोल्टेज है वो तो यहीं से आ रहे हैं, यहाँ से आएंगे ना। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे इन अदर एलिमेंट्स, जो कि सारे अदर देन वोल्टेज सोर्स नहीं है, मतलब ये सारे पैसिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ये खुद तो वोल्टेज सोर्स नहीं है ना, इनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज जो ड्रॉप होगा इन दोनों के क्रॉस में अगर आप उसको सम करेंगे, तो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन दिस वोल्टेज, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल सोर्स व्हिच इज क्रिएटिंग द वोल्टेज डिफरेंस। इसलिए मैथमेटिकली और लॉजिकली दिस इज इक्वेशन वैलिड, दिस इज अ वैलिड इक्वेशन। और ये आपने कैसे फाइंड आउट की? ये बिकॉज ऑफ दीज टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो अभी हमने केवीएल का प्रिंसिपल लगा के अप्लाई की थी। तो दिस इज एक्चुअली द लॉ ऑफ केवीएल, या केवीएल टेक्निक होती है कि आप कैसे लूप के में केवीएल का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि आपको अगर इनमें से कोई एक दो वोल्टेज पता होते हैं ना, तो आप तीसरा आराम से निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस दिस टेक्निक, ये केवीएल टेक्निक अप्लाई करके। तो ये है केवीएल का प्रिंसिपल, जो कि होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसके स्टेप्स याद रखिएगा। मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था, आप एक तो ये केवीएल अप्लाई करते हैं, आप किसी भी लूप के अराउंड अप्लाई करते हैं। उस लूप के अंदर आप सबसे पहले देखते हैं कि जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन है वो क्या है। अगर तो ऑलरेडी गिवन है तो डोंट चेंज इट, और अगर नहीं गिवन तो देखिएगा कि एनालाइज करें लॉजिकली कि करंट डायरेक्शन क्या बनती है उस लूप के अंदर अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा। वंस यू स्पेसिफाइड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट, उसके बाद आप देखेंगे कि जो उस लूप से एसोसिएटेड सर्किट एलिमेंट्स हैं उनकी पोलैरिटीज क्या कोई गिवन है या नहीं गिवन। तो अगर गिवन है तो उसे तो आप चेंज नहीं कर सकते,
लेकिन अगर नहीं गिवन तो फिर वहां पर आप ये पैसिव साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे और इस तरह से पोलैरिटी असाइन कर देंगे। ये हो गया सेकंड स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, फिर आप करते हैं इस तरह से आप वोल्टेज की एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसे कहते हैं केवीएल इक्वेशन। दिस इज बेसिकली केवीएल इक्वेशन जो आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस। तो जितने वोल्टेजेस उस लूप से एसोसिएटेड होंगे उनको आप इस तरह से लिखेंगे, अलजेब्रिक सम उनका लेंगे और साइन उनके आप डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी। ठीक है, कि पोलैरिटी के रिस्पेक्ट से आप उनका साइन स्पेसिफाई कर देंगे कि नेगेटिव वोल्टेज बनेगा या पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, लेकिन एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि V नॉट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। ये तो इस केस में है ना, समटाइम्स सर्किट के अंदर मल्टीपल लूप्स भी होते हैं, लेकिन मैं उस सिचुएशन में अभी आपको नहीं ले जा रहा। इट इज बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड और वो आपके कोर्स का पार्ट भी नहीं है। तो जस्ट फॉर द केस ऑफ डेवलपिंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इतना था कि आपको केवीएल का प्रिंसिपल समझाऊं और वो कैसे लूप पे अप्लाई करते हैं और उसके कौन से स्टेप्स आपने करने हैं, सो दैट यू बेसिकली फाइंड दिस इक्वेशन वेरी इजीली। इसे कहते हैं द केवीएल इक्वेशन। और जब आपके पास केवीएल इक्वेशन आ जाती है तो इसके यूज करके आप समटाइम्स डायरेक्टली फाइंड आउट द अननोन वोल्टेज। अगर कोई इनमें से एक का गिवन नहीं होता तो आप केवीएल का प्रिंसिपल डायरेक्ट लगाते हैं और वहां पे वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमें हेल्प करता है और ये हमारी एफर्ट को रिड्यूस कर देता है। अदरवाइज अब क्या करना पड़ेगा, आपको पहले करंट देखना पड़ेगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है। उसमें फिर आपको समटाइम्स सर्किट एलिमेंट्स की आपस में अरेंजमेंट देखनी पड़ती है। मे बी यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the circuit before you can conclude the value of the voltage across any of the components। तो वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ज्यादा बेसिकली टाइम टेकिंग प्रोसीजर बन जाता है। ये एक स्ट्रेट अवे सिंपल प्रोसीजर होता है। अगर आपको केवीएल की टेक्निक याद होगी और अगर इफ इट इज अबाउट सिंगल लूप और मे बी इफ इट इज अबाउट अ लूप, एनी लूप इन द सर्किट, उसमें आप डायरेक्टली ये केवीएल का प्रिंसिपल लगा के किसी भी एक अननोन वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें ना, अब यहाँ से आसानी हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप मुझे पता है V1 इतना है और V2 इतना है, तो कैन यू गेस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V0? तो डेफिनेटली, क्योंकि हमें दो वोल्टेजेस पता है और इन दोनों के क्रॉस हमें पता होगा। हमें हमें केवीएल की क्वेश्चन बताती है कि अगर इन दोनों के वोल्टेज आपको नोन है तो इट शुड बी द सम ऑफ दीज टू वोल्टेज सोर्सेज। इन ये जो वोल्टेज है इनका सम आप लेंगे, इट विल बिकम V0। या अगर आपको फॉर एग्जाम्पल V0 पता है और आपको V1 दे दिया गया है तो आपसे कहा जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V2? तो यस, यू कैन अगेन अप्लाई केवीएल प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V2। तो दे इसमें क्या होगा देखें क्विकली, आप यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू आउट ऑफ दिस केवीएल प्रिंसिपल। आपको कोई और लंबे चौड़े प्रोसीजर में जाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द बेनिफिट और दिस इज ऑल अबाउट द केवीएल लॉ। तो होपफुली ये अब आपको क्लियर होगा। अब हमारे पास 3 मिनट्स हैं इस सेशन में। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपको किसी किस्म का कंफ्यूजन अबाउट दिस, तो जस्ट लेट मी नो ताकि मैं आपको अभी क्लियर कर दूं। क्योंकि ये कंफ्यूजन अगर आपके पास रह जाएगी तो फिर ये आपको बाद में मसला होगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आपको किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन ना हो इसके अंदर। तो जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी still any confusion or please I am waiting for you। किसी किस्म का कोई मसला है, कोई इशू है तो मुझे बताएं जी। ये इशू है, क्या हो गया यार फरहान अली? मैंने आपसे इशू पूछा है, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? इशू बताएं। इस वाले इस वाले डिस्कशन में जो हमने सेशन भी कंडक्ट किया है, इसमें कोई इशू तो मुझे बताएं प्लीज। क्या चीज समझ में नहीं आई? अगर एवरीथिंग इज क्लियर तो फिर दैट इज वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको सब क्लियर है, क्योंकि ये ऐसा कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है। और अब ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, केवीएल और केसीएल। ये आप याद रखिएगा। जो भी आप फ्यूचर में अगर कोई आपको कोई कोर्स मिलता है कोई ऐसे रेलेवेंट, तो आप अक्सर आप देखेंगे कि वहां पर आपको केवीएल केसीएल का जिक्र मिलेगा। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किताबें होती हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किताबें आप देखेंगे या किसी किस्म की भी इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस किताब देखेंगे, उसमें आपको इन दोनों लॉज का जो है ना तस्करा जरूर मिलता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लॉज हैं सर्किट एनालिसिस के। अच्छा, जब हम ये समझ गए हैं दोनों लॉज, तो अब हम आखिर में मैंने आपको दो और टेक्निक्स बतानी है। उसके बाद हमारा ये सर्किट एनालिसिस का जो टॉपिक है वो हो जाएगा खत्म। उसके बाद नो मोर सर्किट एनालिसिस। और फिर मैं आपको दूंगा इसके ऊपर एक असाइनमेंट, जो आपने ये प्रैक्टिस करनी होगी सारी चीजें, ताकि आपकी इसकी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर हम अपने जो है मजीद जो हमारे टॉपिक्स हैं, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स फॉर दिस कोर्स, हम उसमें मूव कर देंगे। बट दैट विल बी द एंड ऑफ सर्किट एनालिसिस। इसके बाद जो दो टेक्निक बताने जा रहा हूँ।
ओके गाइस, नाउ वी हैव लेस देन 1 मिनट, तो हम लोग वापस आएंगे, ठीक है, और वी विल कंटिन्यू फॉर द अदर टू टॉपिक्स। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम मुझे होगी तो आपको है किसी इस बारे में, केवीएल में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं प्लीज। एनीवन? यू आर 31, 31 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। नो प्रॉब्लम, नो कंफ्यूजन।